शांग मिमी ने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा मेहनत किया, रात दिन जाग कर कभी ना खत्म होने वाली ओवर टाइम किया। जब उसने होश संभाला तो पाया कि उसका पुनर्जन्म शांग परिवार में एक कॉन्कोबाइन की छोटी बेटी के रूप में हुआ है। उसे मासिक भत्ता मिलता था और उसकी अपनी एक दासी भी थी। यह एक ऐसा जिंदगी था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इसीलिए उसने आराम करने का फैसला किया। लेकिन उसकी सौतेली बहन, जो मुख्य पत्नी की बेटी थी, उसका भी पुनर्जन्म हुआ था और वह प्रतिष्ठित चोंगरेन मार्किस परिवार में शादी करने के सख्त खिलाफ थी। इसीलिए उसकी सौतेली माँ ने उसे एक सुझाव दिया। वह अपनी बहन की जगह शादी करेगी। शांग मिमी मन ही मन बहुत खुश हुई। मानो भाग्य ने उसे एक और बड़ा अवसर दिया हो। हालांकि उसने बाहर से हिचकिचाहट दिखाई। महोदया, यह एक सीरियस मामला है, क्या पिताजी मानेंगे? शांग ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें दहेज के रूप में 88 पालकी मिलेगी, जिसमें 200 एकड़ खेत और राजधानी में 3 दुकानें शामिल है। मैं तुम्हारे पिताजी को संभाल लूंगी। अगर उसे मार्किस के परिवार को नाराज करने का इतना डर ना होता तो वह इतनी बड़ी दौलत कभी ना छोड़ती। और इसीलिए शांग मिमी ने धीरता से शादी का जोड़ा पहना और अपनी बहन की जगह चली गई। भई बारात ने पूरी राजधानी को चौकित कर दिया। कई लोग उत्सुक थे, क्या यह सबसे बड़ी बेटी की सगाई नहीं थी? आखिरी समय में यह बदलाव क्यों? उसकी निजी दासी चिंतित थी। मालकिन, चोंगरेन का मार्किस साम्राज्य शक्तिशाली है, लेकिन उस जवान मार्किस ने 7 साल पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। आप सौतेली माँ बनेंगी। वह कई सालों से सीमा पर है और वापस नहीं लौटा है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानती हूँ, यह तय हो चुका है। शांग मिमी ने खुशी से चमकते हुए पालकी से जवाब दिया। किसने कहा कि यह बुरा सौदा है? ये शादी एक सपने के सच होने जैसा था। मैडम शांग उसे कभी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा संभाल कर चलना पड़ता था। दहेज ही इतना कीमती था कि शांग परिवार में कॉन्कोबाइन की बेटी के रूप में वह जीवन भर में कभी भी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जरा सोचिए, वह एक मार्किस के घर की मालकिन बन जाएगी, एक बेटा और एक बेटी होगी, और वह भी प्रसव पीड़ा के बिना। अगर वह यह एक बड़ा सौदा कर ले तो उसका जिंदगी आराम से बीत जाएगा। उसकी दासी इतनी आशावादी नहीं थी। मिस, मैंने सुना है कि वे दोनों बच्चे बेहद शरारती है। मैंने सुना है कि सबसे बड़ी बेटी ने उनके बारे में सुनकर उसे डर था कि उसे धमकाया जाएगा, नहीं तो वह यंग मार्किस को क्यों छोड़ती। शांग मिमी का गपशप पसंद करने वाला स्वभाव जाग उठा। मुझे सब कुछ बताओ। हमारे परिवारों के बीच सगाई बहुत तय हो गई थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे 2 बच्चों को वापस ले आया। उन्हें अपना वैध उत्तराधिकारी मान रहा है। यह हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। मार्किस परिवार ने सगाई तोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सबसे बड़ी बेटी ने उससे शादी करने पर अड़ी रही। इसीलिए सगाई कायम रही। अब उसका पीछे हटना, उन बच्चों को संभालना वाकई मुश्किल होगा। चिंता मत करो, शांग मिमी ने उसे दिलासा दिया। मैं हालात के हिसाब से फैसला करूंगी। वह इस बारे में सोचने लगी, क्या होगा अगर मार्किस परिवार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। खैर, वह उस पैसे को पाने के लिए दृढ़ थी, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर रुकने का रास्ता ढूंढना ही होगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अचानक पालकी रुक गई और चहल पहल भरी सड़क शांत हो गई। शाही रक्षक गश्त लगा रहे थे। शांग मिमी को शादी के शुभ मुहूर्त के चूक जाने की चिंता सता रही थी, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। उसने पर्दे से झांका। शाही रक्षक दयालु राजवंश का सबसे खूंखार विभाग था, जो बस सम्राट के प्रति जवाबदेह था और बिना मुकदमे के मृत्यु दंड देने की सख्ती रखता था। मुखौटा पहने हुए सबसे आगे चल रहा व्यक्ति उनका दूत था कि वह निर्मम था, निर्दयी हत्यारा, एक ऐसा नाम जिसे राजधानी में हर कोई कांप उठता था। उसकी शक्तिशाली निगाहें उससे मिली और उसकी उपस्थिति की प्रबलता ने उसे चौंका दिया। उसने एक पल के लिए उसकी निगाहों को थामे रखा, फिर अंदर चली गई। उसकी आंखें डरावनी है, उसने सोचा। उससे पंगा ना लेना ही बेहतर है। बस उसे जाने दो ताकि वह मेरे खास दिन को बर्बाद ना करे। जल्द ही
जुलूस फिर से चलने लगा। जब वह मार्किस की जागीर पर पहुंचे तो उसके डर निराधार साबित हुई। कई सेवक द्वार पर उसका स्वागत करने और दुल्हन के लिए पारंपरिक आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि परिवार ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया था। जब वह पालकी में बैठी थी तो उसने पास की एक फूलों की झाड़ी से दो बहुत ही अभिमानी छोटी आवाजें सुनी। जल्दी करो और तैयार हो जाओ बहन, वह उतरने वाली है। मैं उसके पीछे पटाखे फोड़ूंगा और तुम उसके पैरों के नीचे सैम फेंक देना। हम उसे मुंह के बल गिरा देंगे। अगर वह हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो घर उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। निंग निंग याओ यांग। शांग मिमी ने सोचा, वाह ये छोटे शैतान तो मुझे शुरू से ही अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दो शादी के सेवकों ने पर्दा खोला। महोदया प्लीज नीचे उतरे। आने वाले खतरे को भापते हुए शांग मिमी के पास बाहर निकलने और सिचुएशन पर रिएक्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकली दोनों छोटे शरारती बच्चे हरकत में आ गए। उत्सव के संगीत के बीच छोटे लड़के ने उनके पैरों पर मुट्ठी भर सोयाबीन फेंक दिए। उनके सामने खड़े दो सेवक फिसल गए और अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। क्या हो रहा है? दुल्हन गिर नहीं सकती। शांग मिमी ने एक सेवक के कंधे पर हाथ रखा और फिसलन भरे सोयाबीन से बचने के लिए छलांग लगा दी। बस इतना ही है तुम्हारे पास, उन्होंने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। सालों के नियमित अभ्यास के कारण वह फुर्तीली थी। दोनों बच्चे हैरान रह गए। भाई वह गिरी नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरकीब है। अपने पहले स्वागत संबंधी मजाक से बच निकलने के बाद समारोह जारी रहा। मेन सेवक ने उसे एक जेड का पेंडेंट भेंट किया। महोदया यह यंग मार्किस का निजी जेड है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। कृपया इसे शादी के रस्म के दौरान थामे रखना। शांग मिमी ने सिर हिलाया। मुर्गे से शादी करने की पुरानी परंपरा से बेहतर था जेड पेंडेंट से शादी करना। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान कहीं और गया, छोटा लड़का निंग याओ यांग दौड़कर आया और उससे टकरा गया। अरे बुरी औरत, मेरे पापा का जेड वापस दे। पेंडेंट उसके हाथ से छूट गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस देखती रह गई जब वह जमीन पर 4-5 टुकड़ों में बिखर गया। गोल मटोल छोटा लड़का मुस्कुराया। दूसरी शरारत कामयाब हो गई। अब वह रस्म पूरी नहीं कर पाएगी है ना? शांग मिमी की मुठ्ठियां भींच गई। यह बदमाश सुबह से ही मुसीबत के सिवा कुछ नहीं कर रहा था। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। उसने लड़के को पकड़ा, अपनी गोद में पलट दिया और उसके नितंबा पर थप्पड़ मारने लगी, जिससे वह असलियत से कहीं ज्यादा बुरा लग रहा था। यह बीन्स फेंकने के लिए है और यह मेरे पति का जेड तोड़ने के लिए है। लड़का जिसे अपनी मनमानी करने की आदत थी, उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। वह चिल्लाया, पागल औरत, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शांग मिमी का गुस्सा और तेज हो गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर मैंने आज तुम्हें इतना जोर से नहीं मारा कि तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए तो मेरा नाम शांग मिमी नहीं है दुष्ट सौतेली माँ, मुझे जाने दो। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मान लेते तब तक नहीं जाओगे। शादी के हॉल में अफरा तफरी मच गई क्योंकि मार्किस के कर्मचारी सन्नाटे में खड़े होकर देखते रहे। बूढ़े मार्किस और उनकी पत्नी लड़के के दादा दादी भी अचरज से आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन्होंने अपने छोटे शैतान निंग याओ यांग को पहले कभी इस तरह सजा पाते नहीं देखा था। बात समझ में आ जाने पर वे दौड़ कर आए। ठीक है प्यारी बहू, अभी यही रुकते हैं, शादी के बाद हम बाकी सजा पूरी कर लेंगे। शांग मिमी को उनकी बात माननी पड़ी और वह तुरंत रुक गई। छोटा लड़का बूढ़ी औरत से लिपट कर दयनीय नाटक करने लगा। दादी, मुझे और मेरी बहन को सौतेली माँ नहीं चाहिए। सौतेली माँ बुरी होती है, वे हमें भूखा रखेंगी और चोट पहुँचाएंगी। मुझे परवाह नहीं कि वह मुझे चोट पहुंचाए, लेकिन मैं किसी को भी अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हालांकि लड़के का नाटक दिल को छू लेने वाला था। बूढ़ी औरत ने बस आह भरी और एक नौकरानी को उसे वहां से ले जाने के लिए कहा ताकि वह और कोई परेशानी न खड़ी करे। मुझे छोड़ दो। जब उसे ले जाया जा रहा था तो वह चिल्लाया, मैं इस दुष्ट सौतेली माँ को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद शांग मिमी ने सहजता से समारोह पूरा किया। बूढ़ी महिला ने उसका हाथ थाम लिया और अधिक प्रसन्न दिखाई दी। मेरी प्यारी बच्ची, आज हमारे जिंग मो यह नहीं है और हमें दुख है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ा। हमें इस वैकल्पिक विवाह से कोई आपत्ति नहीं है।
अब से तुम इस घर की मालकिन हो, बस यहाँ शांति से रहो और इसे अपना घर बना लो। शांग मिमी इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित थी। बड़ों ने उसे स्वीकार कर लिया था। शांग परिवार में सालों रहने के बाद उसने शायद ही कभी इतना स्नेह महसूस किया था। आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया पिताजी और माताजी। बूढ़ा दंपत्ति पहले तो इस अदला बदली को लेकर झिझक रहा था, लेकिन शांग मिमी को याओ यांग को संभालते हुए देखकर वे राहत महसूस कर रहे थे और आभारी भी थे। उन्होंने सोचा कि शायद वही आखिरकार दोनों बच्चों को अनुशासन में ला सकती है और उनके उदंड बिहेवियर को बदल सकती है। शांग मिमी, तुमने आज अच्छा किया। तुमने देखा है कि याओ यांग और जाओ यू कैसे है। वह पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। हम दरअसल अपनी अविवाहित बेटी से मिलने यांग जाओ की लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं। आज से इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। शांग मिमी हैरान रह गई। पिताजी, माताजी, क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? वह तो यहाँ सिर्फ घर की मुखिया होने के नाते मिलने वाले 30 चांदी के सिक्कों के लिए आई थी। पूरी जागीर का प्रबंधन करना उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं था, लेकिन बुजुर्ग दंपति अपनी बात पर अड़े रहे। हम जानते हैं कि यह बहुत ज्यादा है। नई दुल्हन से गिरते हुए जाने दिया। घर और बच्चों को संभालना तो कैसा रहेगा? अगर यह घर गृहस्थाई संभालने के लिए हम आपके मासिक भत्ते में 30 ताइल और जोड़ देंगे और बच्चों की देखभाल के लिए हम 40 और जोड़ देंगे। शांग मिमी ने हिसाब लगाया। 100 ताइल प्रति माह, यह सालाना 1200 ताइल होना चाहिए, जो चौथे दर्जे के अधिकारी के वेतन के बराबर है। अगर वह सिर्फ 3 से 5 साल तक ऐसा करती तो वह राजधानी में अपना खुद का आलीशान घर खरीद सकती थी। वह तुरंत आत्मविश्वास से खड़ी हुई और बोली, पिताजी, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी और परिवार के सारे काम संभालूंगी। कुछ समय बाद शांग मिमी अपने पति निंग जिंग मो के आंगन में रहने लगी। यह उतना ही भव्य था जितना उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने अपनी दासी से परिवार से मिले दहेज का हिसाब करवाया और उसे अपने निजी भंडार गृह में रखवाया। आखिरकार मेरा सुखमय जिंदगी शुरू हो रहा है, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने बाहरी कमरों में रहने की योजना बनाई और भीतरी कमरा निंग जिंग मो के लिए छोड़ दिया ताकि वे अपनी होने वाली कॉन्कोबाइन रख सके। वह अपनी जगह जानती थी, लेकिन मार्किस की जागीर में अपनी जगह पक्की करने के लिए वह जानती थी कि उन्हें मेहनत करनी होगी। उन्होंने मेन प्रबंधक अंकल लिऊ को बुलाया और हिसाब किताब की किताबें और सभी घरेलू कर्मचारियों की सूची मांगी। अब से सभी मामलों की रिपोर्ट उन्हें ही देनी होगी। शांग मिमी ने पूरी रात कर्मचारियों के रिश्तों और कर्तव्यों का अध्ययन किया। वह जानती थी कि बूढ़े मार्किस और मैडम की स्वीकृति ही काफी नहीं है। उन्हें घर के हर सदस्य का सम्मान अर्जित करना था ताकि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने पूरी रात काम किया और अभी जब उसकी दासी अंदर आई तो वह सो रही थी। महोदया, यह बहुत बुरा है। छोटे मालिक और छोटे मालकिन भूख हड़ताल पर है। शांग मिमी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। बस कुछ बच्चे नखरे कर रहे हैं, मुझे उनके पास ले चलो। जैसे ही वह उनके घर के पास पहुंची, उसने छोटे तनाशाह निंग याओ जांग को चिल्लाते हुए सुना, मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग बाहर निकलो। शांग मिमी हाथ बांधे अंदर चली गई। निंग याओ यांग, मैंने सुना है कि तुम कल मुझसे हारने के कारण इतने गुस्से में हो कि खाना खाने से मना कर रहे हो। क्या यह सच है? याओ यांग तुरंत गुस्से से भड़क उठा और उस पर झपटा। क्या कहा तुमने? बुरी औरत, हिम्मत है तो फिर से कहो। शांग मिमी आसानी से उससे बच निकली और उसे नौकर का टोकन देते हुए मीठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। निंग याओ यांग, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम मुझ पर हाथ उठाया तो यह घोर अपमान होगा। तुम्हारे दादा दादी ने मुझे इस घर का अधिकार दिया है। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से सजा दे सकती हूँ। दोनों बच्चे ऐसे लग रहे थे मानो उनकी दुनिया खत्म हो रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। दादा दादी तुम्हें एक बुरी औरत को घर का जिम्मा कभी नहीं देंगे। शांग मिमी ने टोकन लहराते हुए कहा, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी मौसी से मिलने यांग जाओ चले गए हैं। उन्होंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि तुम रोओगे और हंगामा करोगे। असंभव, तुम झूठी हो। तभी नौकरानियां नाश्ता लेकर आई। शांग मिमी ने नाश्ता छीनने का नाटक किया। इतना स्वादिष्ट खाना। खैर, क्योंकि छोटे मालिक भूख हड़ताल पर है
तो जियाओ यू के लिए थोड़ा सा छोड़ देना, बाकी मेरे कमरे में ले जाना। याओ यांग फिर भड़क उठा। उसके सपने। किसने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर हूँ? यह हमारा खाना है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। खाना परोसो, मैं अभी खा रहा हूँ। बहन जल्दी खा लो, नहीं तो वह बुरी औरत सारा खाना चुरा लेगी। फिर वह अपना मुंह भरने लगा और कुछ ही पल में आधा खाना खत्म कर दिया। शांग मिमी ने निराशा जताते हुए नौकरों से कहा, अब से अगर छोटे मालिक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला करते हैं तो उनके आंगन में खाना भेजने की जहमत मत उठाना। अब मैं ही सब संभाल रही हूँ और उनके ना खाने से मेरे पैसे बचेंगे। वह मुस्कुराती हुई चली गई। उकसाना कितना आसान है, उसने सोचा। इन दोनों बच्चों को संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। नेंगे याओ यांग गुस्से से फटने वाला था। वह औरत, यह मेरे दादा दादी का घर है, यह कब से उसका हो गया कि वह दुष्ट सौतेली माँ मुझे भूखा मार दे। मैं उसे सबक सिखाने के लिए दिन में 3 बार भर पेट खाना खाऊंगा। उसकी बहन निंग जियाओ युआ ने अपने उग्र भाई पर एक नजर डाली, जिसने एक दिन से भी कम समय में अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। जब वह खांसने लगा तो उसने उसकी पीठ थपथपाई। भाई शांत हो जाओ, वह तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसने सांसें ली, याओ यांग का आत्मविश्वास लौट आया। ठीक है बहन, क्योंकि उसके पास प्रबंधक का प्रतीक चिन्ह है। हम जानते हैं कि वह एक कंकोबाइन की बेटी घर गृहस्थी संभालना नहीं जानती। चलो उसका पीछा करते हैं और उसे बेवकूफ बनाते हैं। शांग मिमी ने अपने पीछे आ रही 2 छोटी परछाइयों को अनदेखा करने का नाटक किया। उसने जागीर के सभी नौकरों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। मेन हॉल में लाइन बाय लाइन लोग खड़े थे। आप ऐसा नहीं करेंगे, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सुना है नई मालकिन एक वैकल्पिक दुल्हन है, शांग परिवार की एक कंकोबाइन की बेटी। शायद उन्होंने कभी घर गृहस्थी संभाला नहीं सीखा। पुराने मालकिन ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर बाकी जोखिम उठाया था और कल शादी के बीच में ही उनका हमारे यंग मास्टर से झगड़ा हो गया। शांग मिमी ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। जब बातचीत शांत हुई तो उन्होंने शांति से अपनी चाय का प्याला उठाया और भीड़ पर नजर डाली। मुझे याद है कि इस जागीर में 138 नौकर है। आज 111 ड्यूटी पर है और 28 छुट्टी पर है। चाचा लियो छुट्टी पर गए। नौकरों को कल लौटने पर मुझसे मिलने के लिए कहे। घर की नई मुखिया होने के नाते मैं मौजूदा नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करूंगी। हालांकि अगर मुझे कुछ भी अनुचित लगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। हम एक नोबेल और दानशील परिवार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई अपने कर्तव्य का लगन से पालन करेगा। मैं किसी भी तरह की अवज्ञा नहीं देखना चाहती, वरना सबके लिए हालात खराब हो सकते हैं। मैंने उनका पैसा लिया है, उसने सोचा, इसीलिए मुझे अपना काम ठीक से करना होगा। पिछली रात मैंने जो होमवर्क किया उसके बाद भी आप मुझ में कोई कमी निकाल सकते हैं। फिर उसने सभी मुख्य प्रबंधक, मालकिनों और वरिष्ठ नौकरानियों को नाम लेकर पुकारा। अब किसी की हिम्मत नहीं रही कि उसे कम समझे। यह उसका पहला दिन था और वह घर को अच्छी तरह जानती थी। क्या आदेश है मैडम? शांग मिमी ने चाय का प्याला खुरखुरी आवाज के साथ नीचे रख दिया। तुम कुछ लोग जो भीड़ में मेरे बारे में गपशप कर रहे थे, यह अपने मालकिन का अपमान है। तुम सब अपने अपने चेहरे पर 10 थप्पड़ मारो। नौकर तुरंत घुटना पर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। मैडम हमसे गलती हुई, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। शांग मिमी को कमजोर साबित होने का कोई इरादा नहीं था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। 20 थप्पड़ आगे बहस करने की हिम्मत न करते हुए वह शुरू ही करने वाले थे कि तभी छोटा तनाशाह निंगे याओ यांग आगे बढ़ा। रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे नौकरों को मारने की हिम्मत कौन करता है। शांग मिमी मुस्कुराई। ओह, तो ये आपके नौकर है। अगर ऐसा है तो आप सभी अपने अपने पदों से बर्खास्त किया जाता है। अपनी सजा के बाद आप बगीचे में मामूली काम करने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। निंग याओ यांग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बीच में दखल दिया था और इस औरत ने न केवल उसकी बात अनसुनी की बल्कि सजा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उनकी मुस्कान बरकरार रही। मैं तुम्हारे पिता निंग जिंग मो की आधिकारिक पत्नी हूँ, विवाहित हूँ। तुम्हें मुझे माँ या मैडम कहना चाहिए। चांगरेन के मार्किस के सम्मानित पोते के रूप में तुम्हारा मुझे बुरी औरत कहना तुम्हारे पिता और हमारे पूरे परिवार के लिए शर्म की बात है, समझे?
याओ यांग का चेहरा लाल हो गया और एक पल के बाद वह हैरान रह गया। उसकी बहन निंग जियाओ यू आगे बढ़ी। बस करो भाई, छोटी लड़की सुंदर और कोमल थी, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। हमारे पिता से सगाई करने वाली तुम्हारे परिवार की आधिकारिक बेटी थी, ना कि तुम्हारी तरह कंकोबाइन की बेटी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी माँ कहलाने लायक हो? शांग मिमी का उस लड़की से यह पहला वास्तविक सामना था और वह जानती थी कि जाओ यू अपने भाई से कहीं ज्यादा समझदार थी, लेकिन वह अभी भी बची ही थी। बात यह नहीं है कि तुम कहाँ से आती हो, बात यह है कि तुम क्या करती हो। मैं क्यों लायक नहीं होंगी? मैंने तुम्हारे पिता के साथ विवाह समारोह संपन्न किया है और तुम्हारे दादा दादी ने मुझे इस घर की स्वामिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे माँ कहना तुम्हारी मर्जी नहीं है। वैसे भी तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बदचलन औरत कहते हो और जब यह बात फैल जाएगी तो लोग तुम्हारे बदतमीजी पर हंसेंगे। बदचलन औरत शब्द याओयांग की जबान पर थे, लेकिन उसकी बहन के चीखने से वो रुक गया। तुम कितने बेशरम हो, उसने गुस्से में कहा। नौकर देख सकते थे कि उनका छोटा मालिक इस लड़ाई में हार रहा है। यह समझकर कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्होंने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हम गलत थे, यह हमारी गलती थी। प्लीज दया कीजिए महोदया, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इससे याओ यांग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। यह उसके चेहरे पर सीधा थप्पड़ था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और गुस्से में चला गया। तुम दोनों अभी नहीं जाओगे, शांग मिमी ने आवाज लगाई। याओ यांग घूम गया और घूरने लगा। अब क्या? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे माँ कहने पर मजबूर कर सकती हो तो तुम सपना देख रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। शांग मिमी ने हिसाब किताब की किताब उठाई। आप नशे में धूत अमर मंडप में खाने पीने पर हर महीने 1000 तायल चांदी खर्च करते हैं। आप आखिर खाते क्या है? और इसके अलावा पर्वतीय यात्राओं, बगीचे में नाटक खेलने जैसे खर्चे भी है और यहाँ तक कि दूसरों को पैसे उधार देना भी। इन सब का कुल खर्चा कई हजार हो जाता है। वो छोटे मालिक को भी इसमें शामिल करने में कामयाब हो गई थी। तायल हो जाते हैं। याओ यांग ने पलटवार किया। तो क्या हुआ? क्या तुम मेरे पैसे खर्च करने की तरीके पर रोक लगाना चाहती हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। शांग मिमी ने किताब बंद की और उसे प्रबंधक को सौंप दी। वह याओ यांग की बेफजूल खर्ची की आदत छुड़ाना चाहती थी और उसे पैसे की कीमत सिखाना चाहती थी। नहीं तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे देगा और परिवार का नाम रोशन कैसे करेगा? उसने बूढ़े मार्किस और उनकी पत्नी से वादा किया था और वह चाहती थी कि यह लड़का किसी भी तरह से विद्वान की उपाधि हासिल करे। प्रबंधक आज से यंग मास्टर के सभी गैर जरूरी सामाजिक खर्च रद्द किए जाते हैं। किसी भी विशेष अनुरोध की सूचना मुझे मंजूरी के लिए दी जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई धनराशि जारी की जाएगी। प्रबंधक ने आदेश स्वीकार कर लिया। याओ यांग गुस्से से फटने को तैयार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारा पैसा नहीं है। मेरे दादा दादी भी मुझे इस तरह नियंत्रित नहीं करते। जाओ वेई ने अपने उग्र भाई को रोका। जल्दबाजी मत करो। शांग मिमी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जिससे आग में घी डालने जैसा हो गया। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे दादा दादी तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, इसीलिए मैं करूंगी। यह परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। आपके द्वारा पैसे बर्बाद करना एक बात है, लेकिन लोगों के हंसना और यह कहना कि चांगरेन के राजा के घर में निंग याओ यांग नाम के एक बेवकूफ है जो पैसा लुटाता है, यह दूसरी बात है। याओ यांग सन्नाटे में डूब गया। जाओ वेई ने उसे का बचाव करते हुए कहा, मेरे भाई के खर्च करने की आदत है वाकई समस्या है, लेकिन एक जवान रईस के लिए इनमें से कुछ खर्च जरूरी है। आप उसे पूरी तरह से अलग नहीं कर सकती। शांग मिमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बच्चे भले ही उसे पसंद न करते हो, लेकिन वे अभी भी परिवार की इज्जत की परवाह करते हैं। वह पूरी तरह से बिगड़े हुए नहीं है, इसीलिए उस प्रबंधक को निर्देश दिया, भविष्य में निंग याओ यांग के सभी गैर जरूरी खर्चों की सीमा यंग मास्टर द्वारा मेरे पास लाने से पहले की जानी चाहिए। यह देखकर जियाओ वे ने थोड़ा झुककर कहा, मैं और मेरा भाई अब अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे महोदया। शांग मिमी ने यह समझते हुए कि जियाओ वे ने अभी मौन रूप से उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया है, मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। जाओ, खूब पढ़ाई करो, उनकी चाहते हुए जाओ यांग ने अपनी बहन से बुदबुदाते हुए कहा, आखिर तुम किसकी तरफ हो? बच्चों के चले जाने के बाद नौकरों का अपनी नई मालकिन के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। अब वे जानते थे कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना होगा और शांग मिमी जानती थी कि बच्चे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन इस छोटे से टकराव ने अनजाने में ही उसे अपना अधिकार स्थापित करने में मदद कर दी थी। यह उनके स्वभाव को बदलने की बात है।
तो उसके पास अभी बहुत समय था। अंत में उसने 2 पुराने लेखाकारों को संपत्ति के सबसे लाभदायक व्यवसायों के बारे में पूछने के लिए वही रोकने को कहा। संपत्ति के मुख्य आय हमारी दवा दुकानों, गिरवी दुकानों और रेस्टोरेंट से आती है। सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ों की दुकानों के राजस्व में भी हाल ही में वृद्धि हुई है। शांग मिमी ने इस पर विचार किया। दहेज में मिली उसकी 3 दुकानें मुश्किल से ही चल रही थी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें चलाने के लिए शायद अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। उन्हें लाभदायक बनाने का कोई तरीका ढूंढना था। तभी एक दासी ने सूचना दी कि शांग परिवार से कोई उसे मिलने आया है। एक अधेड़ उम्र की महिला कमरे में दाखिल हुई। पता चला कि जब मैडम शांग ने सुना कि मिमी अब मार्किस के घर का प्रबंधन कर रही है तो उन्हें डर था कि मिमी अपने अनुभवहीनता के कारण परिवार को शर्मिंदा कर देगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद नौकरानी को मदद के लिए भेजा था। शांग मिमी ने उसे पहचान लिया। वह मैडम शांग की सबसे खास महिला थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सौतेली माँ उसकी नई मिली शक्ति को देखकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने साफ इनकार कर दिया, मेरी सौतेली माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता हानलीन एकेडमी के विद्वान है, और हालांकि मैं एक कंकोबाइन की बेटी हूँ, मुझे उनकी बुद्धि और क्षमता विरासत में मिली है। घर गृहस्थी संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर मैं नहीं भी संभाल पाती तो यहाँ बहुत से काबिल नौकर चाकर है। शांग परिवार को राजशाही के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नौकर चाकर हमारी मेहमान को विदा करो। मालकिन नाराज होकर चली गई, लेकिन बहस करने में असमर्थ थी। इस घटना से शांग मिमी के प्रति घर के नौकरों का सम्मान और बढ़ गया। अचानक दूर से एक घबराई हुई आवाज आई, मैडम यह बहुत बुरा हुआ। छोटे मालिक ने पारिवारिक स्कूल में टीचर को पीट दिया है। ट्यूटर आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। शांग मिमी ने आह भरी और अपना माथा रगड़ा। वह लड़का एक पल भी मुसीबत से दूर नहीं रह सकता था। झगड़े के बाद दोनों छोटे तानाशाह अनिच्छा से अपने क्लास में चले गए थे, लेकिन निंग याओ यांग जो अभी भी गुस्से में था, अब शांग मिमी को मामला सुलझाने के लिए बुला रहा था। ट्यूटर प्लीज शांत हो जाए, इतना परेशान मत होइए। बूढ़े शिक्षक की दाढ़ी गुस्से से कांप रही थी। आप कौन है? मेरे रास्ते में मत आइए। मैं बूढ़े मार्किस के आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि वे मुझे स्पष्टीकरण दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने निंग याओ यांग को इतना बदतमीज और घमंडी कैसे बना दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शांग मिमी ने शांत भाव से कहा। यह हमारी गलती है कि हमने उसे बेहतर शिक्षा नहीं दी। बूढ़े मार्किस और उनकी पत्नी कल राजधानी से चले गए, इसीलिए वह यहाँ नहीं है। मैं निंग याओ यांग की माँ हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ। मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे अनुशासन में रखा जाए। शिक्षक उनका समझदारी भरा रवैया देखकर शांत होने लगे। उन्हें लगा कि घर की यह नई महिला आश्चर्यजनक रूप से अच्छे बिहेवियर वाली है। राजधानी के बड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के अपने दशकों के अनुभव में मैंने निंग याओ यांग जैसा बुरा छात्र कभी नहीं देखा। उसने अपनी मासिक परीक्षा देने से इनकार कर दिया और अन्य छात्रों को परेशान किया। मैंने उसे आंगन में कोने में खड़ा कर दिया और उसने मेरे सारे फूल नोच डाले और मेरे फालतू तोते को, जिसे मैंने 1 साल से ज्यादा समय से पाला था, उड़ा दिया। जब मैंने उसे स्केल से सबक सिखाने की कोशिश की तो वह मुझसे भी ज्यादा हिंसक हो गया और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। मैं निंग याओ यांग को नहीं पढ़ा सकता। उसे घर ले जाओ। अगले कुछ दिनों तक उसका इस स्कूल में स्वागत नहीं है। शांग मिमी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जरूर, निश्चित रहो, मैं उसे घर ले जाऊंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि वह अपने किया पर पछतावा करे। जब तक वह पछतावा नहीं करेगा तब तक वह वापस नहीं आएगा। उसके सहयोगपूर्ण रवैये ने शिक्षक के गुस्से को काफी हद तक शांत कर दिया था। उन्होंने कई माता पिता को देखा था, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चयी और समझदार माता पिता मिलना दुर्लभ था जो अपने बच्चों के बिहेवियर को सही ठहराने के लिए अपने रवैये का इस्तेमाल ना करे। पूरी बात जानने के बाद शांग मिमी ने शिक्षक का स्केल छीना और गुस्से में सजा के कमरे में चली गई। निंग याओ यांग, छोटे बदमाश, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कमरा खाली था, सिवाय पीछे की खुली खिड़की के। शांग मिमी को यकीन नहीं हो रहा था, यह बच्चा तो कुछ और ही था। एक टीचर को पीट कर भाग गया, बस देखते रहो। उसने मन ही मन सोचा। वह निंग जियावे की और मुड़ी। जावे प्यारी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कहाँ गया है? जावे ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढ जा सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं उसे ढूंढ लूंगी। वापस से जागीर में उसने निंग याओ के सभी लोगों को बुलाया। शांग मिमी ने कहा, उसके कंधे पर थपथपाते हुए। यांग के छोटे नौकरों,
बताओ तुम्हारे छोटे मालिक कहाँ है? झूठ बोलने पर क्या होगा ये तुम जानते हो। लड़कों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महोदया हमें नहीं पता, जब छोटे मालिक और मालकिन स्कूल जाते हैं तो हमें बाहर इंतजार करना पड़ता है, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। शांग मिमी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा सोचो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो अब तुम्हारी उनके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने मालिक का भी ध्यान नहीं रख सकते तो तुम्हारा क्या फ़ायदा। बस यही बात असर कर गई। पहले दिन उनके कठोर रवैये की याद अभी भी ताज़ा थी। अपनी नौकरी बचाने के लिए उनमें से एक ने कहा, हाल ही में छोटे मालिक को कुछ बहुत बड़े लड़ने वाले सिंगूर मिले हैं, शायद वे उन पर सट्टा लगाने बाजार गए होंगे। शांग मिमी तुरंत कुछ आदमियों को लेकर बाजार गई और सच में वह छोटा जालिम निंग याओ यांग था। उसने अभी अभी 200 तायल हारे थे और सट्टेबाज उससे पैसे मांग रहे थे। जल्दी क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। निंग याओ यांग ने उन्हें एक नोट दिया। जब वे उसकी तारीफ कर रहे थे, वह एक और राउंड लेने ही वाला था कि तभी उस पर एक साया पड़ा। देखो छोटे बदमाश। उसने ऊपर देखा तो शांग मिमी का चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने उसका कान पकड़ लिया। तुमने अपने टीचर को मारा, स्कूल से बंक मारा और अब जुआ खेल रहे हो और लगता है कि मुझसे पैसे छिपा रहे हो। निंग याओ यांग सुअर की तरह चीखा, मुझे छोड़ दो। उसके साथ वाले समूह ने शांग मिमी को घूर कर देखा। तुम कौन हो? हमारे काम में दखल मत दो। शांग मिमी ने भी उतनी ही तेजी से जवाब दिया, मैं कौन हूँ? मैं उसकी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे को जुए में फंसा रहे हो। शायद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। वे लोग तुरंत पीछे हट गए। निंग याओ यांग अभी भी चिल्ला रहा था, हे भाइयों मेरे मदद करो, मैं अभी भी एक और शर्त लगा सकता हूँ। शांग मिमी ने उसका मजाक उड़ाया और उसके पास मौजूद सारा पैसा जब्त कर लिया। पैसा खत्म हो जाने के बाद किसी को भी उसे अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने उसे के विरोध को अनसुना करते हुए उसे भीड़ से बाहर घसीट लिया। अरे बुरी सौतेली माँ, मुझे छोड़ दो, अब भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो। घर पहुंचने तक इंतजार करो। तभी किताबों का बक्सा लिए एक गरीब विद्वान वहां से गुजरा और निंग याओ यांग से कहा, माँ के आदेश का पालन करना चाहिए, बच्चे को ऐसे गंदे कामों से दूर रहना चाहिए। याओ यांग ने उसे घूर कर देखा, मुझे तो पता भी नहीं, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने काम से मतलब रखो। विद्वान ने बस अपना सिर हिलाया, अगर तुम जिद्दी बने रहोगे और सीखना नहीं चाहोगे तो एक दिन तुम खुद को एक भयानक मुसीबत में पाओगे और तब पछताने का कोई समय नहीं होगा। शांग मिमी ने विद्वान को गौर से देखा। वह शहर के बाहर से आया हुआ लग रहा था, शाही परीक्षा के लिए यहाँ आया था और उसने एक ऐसे बच्चे को उपदेश देने के लिए समय निकाला जिसे वह जानता भी नहीं था। वह एक सभ्य व्यक्ति है। उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी। प्लीज उसकी बातों पर ध्यान ना दे महोदय, मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया है, इस सीन के लिए माफ कीजिए। विद्वान ने और कुछ नहीं कहा, बस उसे प्रणाम किया और अपने रास्ते चला गया। शांग मिमी ने अपनी दासी को उसके पीछे जाने और यह पता लगाने के लिए कहा कि वह कहाँ ठहरा है। उस इंसान का बिहेवियर एक ईमानदार विद्वान जैसा था। अगर याओ यांग को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो शायद वह इस इंसान को निजी शिक्षक के रूप में रख सकती है। जागीर में वापस आकर याओ यांग को पहरेदारों ने घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया, लेकिन वह फिर भी चिल्ला रहा था, अरे दुष्ट सौतेली माँ, मुझे वश में करने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुम तो बस एक कंकबाइन की बेटी हो, मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। शांग मिमी ने फैसला किया कि इस लड़के को सिर्फ उपदेश से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत थी। उसने प्रबंधक परिवार की दंड लाने का आदेश दिया। सभी नौकर सदमे में थे। जब भी छोटा मालिक कोई गलती करता वह अपने दादा दादी के साथ मासूमियत से पेश आता और बच जाता। उन्होंने कभी उस पर दंड का इस्तेमाल नहीं किया था। याओ यांग भी हैरान था, परिवार में अभी अभी शादी करके आई यह महिला ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं इस घर का छोटा मालिक हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। वह दहाड़ा। शांग मिमी मुस्कुराई, बूढ़े मार्किस और मैडम ने तुम दोनों को मेरी देख रेख में छोड़ा है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर तुम निंग याओ यांग कोई गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक सजा दे सकती हूँ।
मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। बूढ़ा प्रबंधक जल्दी से परिवार की छड़ी और एक लंबी चपटे रूलर लेकर लौटा। शांग मिमी ने चारों ओर देखा। सजा देने में मेरी मदद कौन करेगा? सभी नौकर चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। कौन हिम्मत करेगा? यंग मास्टर उसका अनमोल रत्न था। यह नई मैडम सचमुच बहुत क्रूर थी। शांग मिमी ने आह भरी। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ी हिम्मत हो, लेकिन ऐसा लगा कि वह कोई नहीं था। इससे बस यही पता चलता है याओ यांग कितना बिगड़ा हुआ था। उसे खुद ही यह करना पड़ेगा। निंग परिवार के नियमों के अनुसार अनुच्छेद 10 के तहत टीचर का अनादर करने पर 10 कोड़े लगते हैं। अनुच्छेद 47 के तहत जुआ खेलने पर भी 10 कोड़े लगते हैं। रूलर नेंग याओ यांग की पीठ पर पड़ा। वह चीख उठा, यह देख कर कि यह सच है। नेंग याओ ये चुप नहीं रह सकी। महोदया, मैं अपने भाई की आधी सजा भुगत लूंगी। शांग मिमी ने गला साफ किया। याओ ये प्यारी, तुमने भी अपने भाई को ना रोककर गलती की है, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम दुष्ट सौतेली माँ, याओ यांग ने बीच में ही कहा। मैंने किया है और मैं सजा खुद भुगतूंगा। मुझे अपनी बहन की जरूरत नहीं है कि वह मेरा बचाव करे। वाह वाह, शांग मिमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कम से कम तुम्हें अपनी बहन की रक्षा करना तो आता है। तुम में हिम्मत तो है। वह कभी भी जियावे को नहीं मारती, जो बहुत कमजोर थी। दूसरी ओर याओ यांग मार सहने के लिए बना था। दूसरे वार के साथ ही याओ यांग ने अपना जबड़ा बींच लिया और दोबारा चिल्लाने से इनकार कर दिया। 20 बार के बाद उसका पिछवाड़ा बुरी तरह जल रहा था। उसने शांग मिमी को घोर कर देखा। क्या हो गया? सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उनके हैरानी के बीच शांग मिमी निंग याओ यांग के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। निंग परिवार के पूर्वजों बच्चे ने गलती की है, क्योंकि मैं उसकी माँ शांग मिमी उसे सिखाने में कर विफल रही हूँ। मैं अपने इस विफलता के लिए 10 बार की सजा स्वीकार करती हूँ। पूरा घर दंग रह गया। दोनों बच्चे जटिल भावों के साथ उसे घूर रहे थे। शांग मिमी ने स्केल बूढ़ी मालकिन के मुख्य दासी को दे दिया। बान यांग, तुम करो। एक पल की झिझक के बाद बान यांग ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और शांग मिमी को 10 जोरदार वार किए। सजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिम्मेदारी लेने की उसकी छवि ने सभी पर गहरी छाप छोड़ दी। अपनी दासी के सहारे शांग मिमी धीरे धीरे अपने आंगन में लौटी, यह जताते हुए कि हर कोई देख सके कि उसे कितना दर्द हो रहा है। असल में दर्द न के बराबर था। सालों से बाडुआनजेत का अभ्यास करने के कारण वह अपने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके चोटों को सह सकती थी। उसे के नितंबों पर एक खरोच भी नहीं आई थी। उसने सोचा, इतनी जिद्दी बच्ची के साथ अनुशासन और नाटक का मिश्रण जरूरी है। थोड़ी सी दया का नाटक उन्हें मना लेगा। विद्रोही हुए बिना ही मान जाएंगे। बाद में उसने अपनी दासी से इसके बारे में पूछा। वह विद्वान जिसका उसने पीछा किया था, मैंने उसे ढूंढ लिया है महोदया। उसका नाम जी चांगशोंग है। वह शाही परीक्षाओं के लिए राजधानी आया था और फिलहाल एक सराय के लकड़ी के शेड में रह रहा है। किताबें और चित्र नकल करके अपना गुजारा कर रहा है। उसकी गरीबी के बारे में सुनकर शांग मिमी समझ गई कि उसे मनाना आसान होगा। इसी बीच बच्चों के कमरे में निंग याओ यांग पेट के बल लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। वह दुष्ट सौतेली माँ अविश्वसनीय है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे शिकायत करना बंद करो भाई, निंग जियावे ने शांत भाव से कहा। उसने तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारा। कोई निशान नहीं है। थोड़ा सा मरहम लगा लो और सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। क्या? शिकायत न करने का क्या मतलब? अच्छा हुआ कि मैं मजबूत हूँ, वरना आज मेरी पिटाई हो जाती। जियावे ने आह भरी। बान यांग ने उस महिला को मारते समय कोई कसर नहीं छोड़ी। याओ यांग चौकन्ना हो गया। उसे सही मिलना चाहिए था। इस घर के वारिस मुझे सजा देने की हिम्मत करने का उसे यही नतीजा मिला। अगली बार जब वह परिवार की छड़ी का इस्तेमाल करेगी तो उसे बीमार खानी पड़ेगी। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। भाई, दादी और दादाजी हमें छोड़कर यंगजू भाग गए हैं। जाओ वे ने नाराजगी से कहा। शायद हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या गलती की। ये सौतेली माँ यहाँ कुछ ही दिनों से है और हमें सबक सिखाने के लिए खुद सजा भुगतने को तैयार है। चाहे जो कहो, लेकिन कम से कम उसकी नीयत तो अच्छी थी। मुझे तो इस तरह धक्के खाना बिल्कुल पसंद नहीं। याओ यांग ने गहरी सांस ली। जियावे की भावनाएं मिली जुली थी। वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ कोई चाल चल रही है, लेकिन ये ऐसी चाल थी जिससे उन्हें अपराध बोध हो रहा था। तभी एक नौकरानी बुरी खबर लेकर अंदर आई। मालकिन के आंगन के
मालकिन छोटे मालिक के कमरे से सारी कीमती चीजें ले जा रही है। मालकिन ने कहा कि उन्हें डर है कि तुम फिर से जुए के लिए पैसे छिपाओगे, इसीलिए वो सब कुछ हथिया रही है। याओ यांग की थोड़ी सी सहानुभूति गायब हो गई। क्या मुझे सजा देने के बाद अब वो मेरी संपत्ति भी ले रही है? मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, उसने नौकर पर चिल्लाते हुए कहा। बस कल तक इंतजार करो, जब तक मेरी कमर ठीक नहीं हो जाती। मैं तुम सबको इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन नौकर, जो अब शांग मिमी के प्रति वफादार थे, उस छोटे तानाशाह से बिल्कुल नहीं डरते थे। याओ यांग ने मदद के लिए अपनी बहन की ओर रुख किया। यावे ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं भाई, मेरा सामान यही है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो पैसे बस मुझे बता दो। तुम मेरे कमरे से सामान ले सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं अपनी बहन से चोरी नहीं कर सकता। यावे, क्या अब तुम उसका पक्ष ले रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ भाई। दादी दादाजी भी होते तब भी मैं तुम्हारे साथ ही होती। इससे याओ यांग संतुष्ट हो गया अपनी बहन के समर्थन से। उसे लगा कि वह किसी भी दुष्ट सौतेली माँ का सामना कर सकता है। इस बीच शांग मिमी अपनी नौकरानी द्वारा जब्त किए गए सामानों की सूची चुन रही थी। वह हैरानी से अपनी जीभ चटकाने लगी। यह लड़का सच में बहुत बिगड़ा हुआ था। सोने का मटका, उसके नए साल के पैसे ही घर के मालकिन के रूप में उसकी पूरी जिंदगी की तनख्वाह से ज्यादा थे। उसने नौकरानी को सब कुछ सुरक्षित रखने को कहा। जब याओ यांग सबक सीख जाएगा तब वह उसे लौटा देगी। आधी रात हो चुकी थी और शांग मिमी ने अपनी प्लानिंग का दूसरा लेवल शुरू किया। वह अपनी नौकरानी को बगीचे में झिंगुर पकड़ने के लिए ले गई। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे आखिरकार एक बड़ा झिंगुर दिखाई दिया। जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाली थी, नौकर की आवाज सुनकर वह डरकर भाग गई। क्या वह अभी तक नहीं आया? डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। उनकी घबराहट भाप कर शांग मिमी पूछने गई कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि छोटी मालकिन को फिर से सर्दी लग गई है। शांग मिमी जानती थी कि निंग श्याओ को एक पुरानी बीमारी है जो सर्दियों में बढ़ जाती है, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अंदर निंग जियाओ पहले से भी ज्यादा बुरी तरह कांप रही थी। डरा हुआ निंग याओ यांग उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसे डर था कि वह बच नहीं पाएगी। शांग मिमी को देखकर वह गुस्से से बोला, तुम यहाँ हो, लेकिन डॉक्टर कहा है। शांग मिमी ने उसकी बात अनसुनी कर बिस्तर के पास जाकर जावे के शरीर पर हाथ रखा। उसे बहुत तेज ठंड महसूस हुई। जैसे ही वह कुछ करने को तैयार हुई, याओ यांग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। क्या कर रही हो? मेरी बहन को मत छुओ। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और नौकर से चांदी की सुइयां मंगवाई। तभी बूढ़ी मालकिन की दासी ने घबराकर पूछा, मालकिन, क्या आपको दवाइयों का ज्ञान है? थोड़ा बहुत, शांग मिमी ने जवाब दिया। याओ यांग ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है और तुम मेरी बहन को सुइयां चुबाना चाहती हो? क्या तुम उसे मारना चाहती हो? उसकी हालत सीरियस है और अचानक बिगड़ गई है। शांग मिमी ने सख्ती से कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। याओ यांग हताश थी, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्या पता तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। अगर जियाओ की मौत मेरी वजह से हुई तो मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। शांग मिमी ने कहा, या तुम कुछ नहीं करोगे और बस उसे मरते हुए देखना पसंद करोगे? याओ यांग ने अपनी पीड़ित बहन को देखा और फैसला किया कि वह आगे क्या करेगा। खतरे में देखते रहोगे। वह एक तरफ हट गया, लेकिन उसे चेतावनी दी, याद रखना तुमने क्या कहा था, अगर जावे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शांग मिमी ने जल्दी से जावे की उंगली में सुई चुबाई ताकि खून निकल सके, लेकिन ठंड के कारण खून लगभग जम गया था। बाड़ुआनजीत साधना से प्राप्त आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसने लड़की के रक्त संचार को सुचारू किया। कुछ समय बाद जियाओ को जोर से खांसी आई और उसने मुंह भर कर काला खून थूक दिया। याओ यांग को लगा कि वह अपना दाव हार गया है। उसने शांग मिमी को फिर से धक्का दिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो, मैं माफी मांग लूंगा। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, जो तुम चाहो। मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया? तभी जियाओ की आंखें खुल गई। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया। घबराया हुआ याओ यांग तुरंत शांत हो गया। बहन, कैसी हो?
कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? शांग मिमी की नौकरानी ने धीरे से कहा। कुछ लोग दयालुता की कद्र नहीं करते महोदया, आप ठीक है। शांग मिमी ने सिर हिलाया। उसी समय परिवार के चिकित्सक आ गए। वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिन्हें विशेष रूप से जावे के लिए रखा गया था। उनका इलाज करने के बाद उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। युवती की सर्दी की बीमारी उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। शुक्र है ठंडा खून निकल गया, नहीं तो उनके आंतरिक अंग जम सकते थे। लॉर्ड जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपातकालीन एक्यूपंक्चर किस चिकित्सक ने किया? याओ यांग ने कृतज्ञता की एक झलक के साथ शांग मिमी की ओर देखा और इशारा किया। यह उन्होंने ही किया था। चिकित्सक ने तुरंत शांग मिमी को प्रणाम किया। महोदया, आपकी चिकित्सा कुशलता उत्कृष्ट है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके शिक्षक कौन थे? अपने पिछले जन्म में शांग मिमी एक उच्च श्रेणी के अस्पताल के आपातकालीन विभाग में चिकित्सक थी। यहाँ आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण उन्होंने विनम्रता पूर्वक आंसर दिया कि उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि उन्हें चिकित्सा स्टडी करना अच्छा लगता था। इसे महज एक इत्तेफाक मानकर चिकित्सक पॉइंट को वही छोड़ दिया। जब शांग मिमी उन्हें बाहर छोड़ने जा रही थी तो उन्होंने पूछा, क्या निंगे जियावे की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? यह एक ऐसी सिचुएशन है जो उसे जन्म से है। डॉक्टर ने बताया। मैंने हर उपलब्ध चिकित्सक ग्रंथ खोज लिया है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे डर है कि वह शायद जिंदा न रह पाए, अपना 15वां जन्मदिन भी न देख पाए। शांग मिमी की मुट्ठी कस गई। बीमारी जिद्दी थी, लेकिन अपने चिकित्सा ज्ञान के बल पर उन्हें विश्वास था कि वे इसका ओरिजिनल कारण ढूंढ पाएंगे। वह इस चिकित्सीय रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थी। याओ यांग पूरी रात अपनी बहन के बिस्तर के पास रहा। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें अभी भी कहीं ठंड लग रही है? शांग मिमी नाश्ता लेकर आई और दोनों भाई बहन को प्यार से बातें करते देखा। उनका रिश्ता सचमुच मजबूत था। वह मुस्कुराई और बिस्तर के पास गई। जावे प्यारी, मैं तुम्हारे लिए लाल खजूर का दलिया लाई हूँ। इस बार याओ यांग ने तुरंत उस पर गुस्सा नहीं किया। जावे यह जानते हुए कि शांग मिमी ने उसकी जान बचाई है, विनम्र रहने की कोशिश की। हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी दूरी बनी रही। आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया महोदया, आप मुझे बस जियाओ यू कह सकती है। शांग मिमी मुस्कुराई। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम हमेशा मेरी प्यारी रहोगी। तुम्हें ऐसा कहना गलत नहीं है। फिर वह याओ यांग की ओर मुड़ी और इसके बारे में सोचना भी मत। नन्हे बदमाश, सिर्फ तुम्हारी बहन ही मेरी छोटी परी है। याओ यांग ने सिसकी भरी। मैं इसके लिए आभारी हूँ। शांग मिमी ने गहरी सांस ली। फिर जियायू को कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे। फिर वह याओ यांग की ओर मुड़ी। एक पल के लिए मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आते ही याओ यांग ने कहा, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मुझे अपनी बहन की देखभाल करनी है। उसने आंखें घुमाई। और कल रात तुम माफी मांगने और घुटने टेकने की पेशकश कर रहे थे। देखो, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। निंग याओ यांग, क्या तुम्हारे पास कोई जिंगूर बचा है? नहीं, मेरे पास नहीं है, उसने जल्दी से कहा। वह उसकी असलियत समझ गई थी। अपनी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर मुझे एक दे दो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। बिल्कुल नहीं, तुम शायद मेरे जनरल गोल्डी को कुचल दोगे। शांग मिमी ने आंसू पोंछने का नाटक किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी क्रूर हूँ? और कौन होगा? उसने पलटकर कहा। ठीक है, तुम मेरे जनरल को ले लो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं सुन रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर बात तुम्हारा सामान वापस लेने की है तो जवाब है नहीं। बात यह नहीं है, उसने दर्द भरी नजरों से कहा। अगर तुम जनरल गोल्डी को पकड़ते हो तो तुम्हें मेरी बहन को फिर से बचाने का वादा करना होगा। अगली बार जब वह बीमार पड़ेगी। शांग मिमी तुरंत मान गई। जिंगूर सौंपने के बाद याओ यांग की जिज्ञासा बढ़ गई। उसे काबू में कर लिया था। वह उसके नाम जीतने वाले लड़ाकू घोड़े से क्या चाहती थी? कहीं वह उसे आजाद करने की प्लानिंग तो नहीं बना रही थी? उसने इंतजार किया, लेकिन उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई। वह क्या कर रही थी? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला
और शांग मिमी एक आदमी के वेश में बाहर निकली। याओयांग की आंखें चौड़ी हो गई। अब वो क्या करने वाली थी? जिज्ञासा से भर कर वह चुपके से उसके पीछे गया। शांग मिमी ने तुरंत अपने पीछे लगे छोटी सी आदमी को देखा। वो रुकी और पीछे मुड़ी। बाहर जाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। याओयांग सामान्य देखने की कोशिश करते हुए बाहर निकला। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे जनरल को कहाँ ले जा रही हो। शांग मिमी ने जिंगूर का पिंजरा ऊपर उठाया। बाजार, बिल्कुल। याओयांग के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। तुम उससे लड़ने तो नहीं जा रही हो, है ना? उसने उसे घूर कर देखा। इतना नाटक मत करो। उन्होंने मेरे बेटे के पैसे हड़प लिए, मैं बस जा रही हूँ इसे वापस जीतने के लिए। याओयांग इतना एक्साइटेड था कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसने उसे अपना बेटा कहा था। तो फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? उसने चिढ़कर कहा। पुरुषों के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक है। अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगी तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए शांग मिमी याओयांग को वापस बाजार ले गई। बस जगह कल की तरह ही भीड़भाड़ वाली थी। जिंगूड़ अखाड़े में उन्होंने उन्हीं आदमियों को शिकायत करते सुना कि धंधा मंदा है। उन्हें बस गरीब बच्चे मिल रहे थे जिनके पास पैसे नहीं थे। वे कल वाले अमीर बेवकूफ की तरह कुछ और बेवकूफों की कामना कर रहे थे जिसके पास हारने के लिए अभी भी सैकड़ों प्याले बचे थे। याओयांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शांग मिमी ने उसे कहनी मारी। देखा, तुम अपने पैसे हार जाते हो और फिर भी वे तुम्हें बेवकूफ़ कहते हैं। बस देखते रहो। वे आगे बढ़े। माफ़ कीजिए, क्या एक और के लिए जगह है? उन आदमियों ने याओयांग को पहचान लिया और उनकी आंखें चमक उठी। जी हाँ, कृपया छोटे मालिक अंदर आए। याओयांग ने उन्हें बताया कि वह आज नहीं खेल रहा है, वह अपने चाचा के साथ है। वह आदमी एक्साइटेड होकर शांग मिमी की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि अगर बच्चा अमीर है तो उसका चचा भी खूब अमीर होगा। शांग मिमी ने जिंगूर निकाला। ये कैसे काम करता है? मैं इसमें नहीं हूँ, इसीलिए आपको नियम समझाने होंगे। उन आदमियों ने उसके जिंगूर पर एक नज़र डाली। वह बड़ा था पर कोई ख़ास नहीं। उन्हें लगा कि आज उन्हें एक और आसान कमाई का मौका मिल गया है। नियम सुनकर शांग मिमी ने सोचा कि जीतने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और उसने अपने दहेज से 500 का नोट निकाला। कोई मेरी शर्त लगाना चाहता है? याओयांग चौंक गया। उसने ज़्यादा से ज़्यादा 200 का दाव लगाया था। यह औरत सीधे 500 का दाव लगा रही है। क्या वह परिवार का सारा पैसा हारने की प्लानिंग बना रही थी? ठग मुस्कुराए। यह सिर्फ बेवकूफ़ों का चाचा नहीं था बल्कि उससे भी बड़ा बेवकूफ़ था। ख्याल शुरू हुआ। शांग मिमी की जिंगूर की चाल जबरदस्त थी और उसने अपने प्रतिद्वंदी को जल्द ही हरा दिया। हम जीत गए। याओयांग खुशी से उछलने लगा। ठग अभी भी सदमे में थे। शांग मिमी ने सारा पैसा उठा लिया। मेरी सेनापति वाकई कमाल की है। ख्याल के लिए शुक्रिया। वह जाने लगी लेकिन उन आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। दोस्त, सिर्फ एक राउंड खेलने में मजा नहीं आता, कुछ और राउंड क्यों न खेले? मुझे लगता है कि तुम एक कुशल खिलाड़ी हो। क्यों न सारा पैसा दाव पर लगा दो और बड़ी जीत हासिल करो। शांग मिमी ने हिचकिचाहट का नाटक किया। अगर मैं सब कुछ दाव पर लगा दूं तो यह थोड़ा एक तरफा लगता है। क्या आप मेरे दाव के बराबर पैसे लगाएंगे? पहले दौर की जीत को तुक्का मानकर वे आदमी तुरंत मान गए। वे ब्याज समेत अपना पैसा वापस जीतने के लिए धीर थे। शांग मिमी जानती थी कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके पास एक तुर्रुप का पत्ता था। उसने अभी अभी जीते हुए पूरे 1000 तायल मैच पर रख दिए। धोखेबाज हंस पड़े और अपना चैंपियन क्रिकेटर, एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी कोई मैच नहीं हारा था, बाहर ले आए। उन्हें यकीन था कि उसका भाग्य अब खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी हैरानी के लिए उनका चैंपियन बुरी तरह हार गया। याओयांग ने खुशी से चिल्लाते हुए शांग मिमी का हाथ पकड़ लिया। हाँ, हम फिर से जीत गए। शांग मिमी ने शांत भाव से अपने 2000 ताइल ले लिए। लगता है आज मैं हार नहीं सकता। इस बार वे आदमी समझ गए कि वे हार चुके हैं। तुम तो एक्साइटेड हो दोस्त, किसी और दिन तुम्हें फिर चुनौती देनी होगी। ठीक है फिर, उसने कहा। हम घर खाना खाने जा रहे हैं। जैसे ही वह और लड़का निकले, ठग गुस्से से भड़क उठे। उनके 1500 ताइल डूब गए थे। बात यही खत्म नहीं हुई थी। वापस लौटते समय जब शांग मिमी यह बताने ही वाली थी कि जिंगूर इतना ताकतवर क्यों था, तभी उसने
महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। याओ यांग का हाथ पकड़कर वह दौड़ने लगी। ठग अंधेरे से बाहर आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारा पैसा जीत कर यूं ही चले जाओगे? पैसे छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना हम तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देंगे। जैसा ही वे भागे, उन्हें शांगमिमी ने उन्हें सबक सिखाने का मौका नहीं छोड़ा। देखा, ये सब तो बस धोखेबाज है। उनके जिंगुरों को नशीली दवा दी जाती है ताकि वे ज्यादा आक्रामक हो जाए। वे 9 मैच जीत जाते हैं। 10 में से 10 बार देखना था, और अगर वे हार गए तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे और जबरदस्ती पैसे वापस ले लेंगे। तुम्हारे जैसे बेवकूफ ही इस झांसे में आ सकते हो। तुम्हें कैसे पता चला? याओ यांग हाफते हुए बोला। और तुम 2 बार कैसे जीत गई? वह मुस्कुराई। क्योंकि मैंने हमारे जिंगूर को भी नशीली दवा दे दी थी। मेरा सामान उनके सामने से याओ यांग को एहसास हुआ कि उसने उसका जिंगूर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उधार लिया था। शायद वह उतनी बुरी नहीं थी जितना सोचा था। वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले थे और जल्दी से गुंडों के घेरे को तोड़कर एक मेन सड़क पर भाग आए। वे सीधे शाही रक्षक दल के गश्ती दल के सामने आ गए। ये लोग डराने वाले थे, लेकिन कम से कम वे कानून के रखवाले तो थे। अपने पीछा करने वालों से बचने का यह सही मौका था। याओ यांग, जो शारीरिक रूप से फिट नहीं था, पहले से ही थका हुआ था। जैसे ही ठगों ने उन्हें पकड़ा, शांग मिमी उसे शाही रक्षक दल द्वारा अक्सर जाने वाले एक शराब खाने में खींच ले गई। जैसा कि उम्मीद थी, उन आदमियों ने उनके पीछे अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वे फिलहाल सुरक्षित थे। तभी एक विद्वान एक किताब लिए हुए दिखाई दिया, पास से गुजरा। शांग मिमी ने उसे पहचान लिया। ये जी चांग शांग था, जिसे वह याओ यांग के टीचर के रूप में नियुक्त करना चाहती थी। वह उनके पीछे दौड़ी, लेकिन एक वेटर से टकरा गई। अरे, इतनी जल्दी क्या है? आप मुझे लगभग गिरा ही देते। मुझे माफ करना, शांग मिमी ने कहा। मैं अभी एक विद्वान से मिली थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वेटर ने जवाब दिया। ओह, आप उस बेचारे विद्वान को जानते हैं। वह पीछे वाले लड़के के शेड में रह रहा है और किराए में बहुत पीछे है। मैंने सुना है कि किसी नॉवेल लेडी ने उसे प्रायोजित करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। अगर आप मुझसे पूछे तो वह आदमी थोड़ा सनकी है। क्या यह विद्वान भविष्य में कोई महत्वपूर्ण इंसान हो सकता है? शांग मिमी ने सोचा। उसका संकल्प दृढ़ हो गया। उसे इस आदमी को याओ यांग का टीचर बनाना ही था। वह वेटर से रास्ता पूछने के बाद यांग याओ को लकड़ी के शेड में ले गई। याओ यांग का चेहरा उतर गया। हम इस बेचारे विद्वान को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे पता है, आपका उससे प्रेम संबंध है ना? तुम मुझे यहाँ लाए हो ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। शांग मिमी ने उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे रंगे हाथों पकड़ना? तुम और तुम्हारी ये बेतुकी की कल्पना। उन्हें जी चांग शांग एक जर्जर लकड़ी के शेड में मिला। फिर भी वह गरिमापूर्ण दृढ़ता के साथ खड़ा था। श्रीमान जी, कृपया दखल अंदाजी के लिए माफ करें। मैं इस लड़के का चाची हूँ। उनकी माताजी आपके मार्गदर्शन भरे शब्दों के लिए बहुत आभारी थी। कल सड़क पर थी। उसने पूछा है कि क्या आप हमारे घर आने को तैयार होंगे और इस लड़के को पढ़ा दो। यह सिर्फ आधे दिन के लिए होगा, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। क्या सोचते हो? जी चांग शांग ने याओ यांग को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एक टीचर, याओ यांग ने विरोध किया। जी चांग शांग ने जवाब दिया। मुझे यह प्रस्ताव पाकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने पहले कभी किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया है। मुझे डर है कि मैं यंग मास्टर के लिए उपयुक्त टीचर नहीं होऊंगा। बेहतर होगा कि आप किसी और को ढूंढ ले। शांग मिमी ने याओ यांग को रोका। कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी भाभी की इच्छा बता रही हूँ। वह चांगरेन की मार्किस है और यह लड़का उनका बेटा निंग याओ यांग है। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम उनसे जागीर में मिल सकते हो। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जैसा ही वह मुक्त हुआ, याओ यांग जी चांग शांग पर ताना मारा। तुमने उसकी बात सुनी? वह मुझे पढ़ाने लायक नहीं है। उसकी बात मत सुनो। मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरे घर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं
अपने आदमियों से तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। शांग मिमी ने आह भरी। याओ यांग का मुंह बंद किया और जी चांगशांग को विदा किया। जी चांगशांग उन्हें जाते हुए देखता रहा। सचमुच बिगड़ेल बच्चा है, उसने सोचा। फिर भी यह प्रस्ताव उस नॉवेल लेडी के प्रस्ताव से कहीं ज्यादा उचित था, जिसने बिना किसी कारण के उसे प्रायोजित करने की पेशकश की थी। इस पर विचार करना चाहिए। बाहर याओ यांग अभी भी गुस्से में था। किसने कहा कि तुम मेरे लिए टीचर रख सकती हो और हम पीछे के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? कहीं वे ठग बाहर हमारा इंतजार न कर रहे हो। अंकल का इस्तेमाल करो। पीछे की गली में उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी देखा। याओ यांग ने सुझाव दिया, चलो इस घोड़े गाड़ी से इस मोहल्ले से निकल चलते हैं। इस तरह वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अंदर कोई है, शांग मिमी ने कहा। वे हमें बाहर निकाल देंगे, हम उन्हें पैसे दे देंगे। याओ यांग ने कहा, तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए, उन्हें 100 ताइल दो और मुझे यकीन है कि वे हमें लिफ्ट देने में खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह पहले ही गाड़ी में चढ़ गया था। शांग मिमी ने आह भरी और उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर एक नकाबपोश आदमी बैठा था, जिससे एक बर्फीली पहुंच से बाहर की ओर निकल रही थी। नकाब के पीछे से गहरी अताह आंखों की एक जोड़ी उन पर टिकी हुई थी। क्या बात है? उसने पूछा। शांग मिमी का खून जम गया। यह शाही रक्षक का दूत था, निर्दयी, एक रहस्यमय इंसान जिसे सम्राट के अलावा लगभग किसी ने कभी नहीं देखा था। जान बचाने के लिए भागने का समय था। उसने तुरंत रिएक्ट किया, बिना मुखौटे के नहीं देखा था। यह समय कुछ भी करने का नहीं था। लिफ्ट मांगते हुए याओ यांग को और भी आत्मसंतुष्ट कर दिया। याओ यांग को पीछे खींचते हुए, हमें पता नहीं था कि आप आधिकारिक काम से यहाँ आए हैं। दूत, असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, हम तुरंत चले जाते हैं। रुको, दूत ने आदेश दिया। याओ यांग, जो किसी से नहीं डरता था, कांपने लगा। उसके दादा दादी ने उसे बताया था कि शाही रक्षकों का दूत बच्चों को नाश्ते में खा जाता है और उससे दूर रहना चाहिए। और अब वह खुद ही थाली में परोसा जा रहा था। दूत रथ से बाहर निकला। उसकी आवाज भावहीन थी। अशांति फैलाना, कितनी हिम्मत है? तुम कौन हो? अचानक वे बहुत सारे रक्षकों से घिर गए। शांग मिमी ने सहज रूप से याओ यांग को अपने पीछे खींच लिया। वह बड़ी थी, वह तुरंत सोच सकती थी और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी। दूत, हम चंगरेन के मार्किसेट से है। यह यंग मास्टर निंग याओ यांग है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे पूछताछ के लिए ले जा सकते हैं। बस हमारे यंग मास्टर को घर जाने दीजिए, वह अभी बच्चा ही है। उसकी बातें सुनकर याओ यांग का डर थोड़ा कम हो गया। क्या यह दुष्ट सौतेली माँ मेरी रक्षा कर रही है? उसने सोचा। मैं मर्द हूँ, मुझे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे भी मार्किस पद का वारिस होने के नाते शाही रक्षक भी बिना किसी कारण के मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और कहा, नहीं, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करो। दूत ने याओ यांग को कुछ देर तक गौर से देखा। तुम चंगरेन के मार्किस पद के वारिस हो। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? मैं जिंगुरो से खेल रहा था, याओ यांग ने घबराती हुई कहा। मैंने कुछ पैसे जीते थे और बाकी लोग हार से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने हमारा पीछा किया। दूत ने एक एक करके सबको देखा। उसकी घूरती निगाहों से उनकी रूह कांप उठी। अंत में उसने कहा, जाओ, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। शांग मिमी ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और याओ यांग को घसीटते हुए दौड़ पड़ी। वह पसीने से तरबतर थी। उससे सामना होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। नेंगे याओ यांग, क्या तुम ठीक हो? सुरक्षित होने के बाद याओ यांग का आत्मविश्वास लौट आया। बेशक, मैं उससे नहीं डरता। मैं चांगयान के मार्किस का उत्तराधिकारी हूँ। इस राजधानी में कौन मुझे छूने की हिम्मत करेगा? शांग मिमी मुस्कुराई बिना नहीं रह सकी। मुझे पता है, तुमने वहाँ बड़ी बहादुरी दिखाई। मैंने तुम्हें कम आका था। तारीफ करने वाला इंसान बातें करते और हंसते हुए वापस एस्टेट की ओर चला गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एजेंट शाही रक्षक दल गुप्त रूप से पूरे रास्ते उनकी सुरक्षा कर रहे थे। गाड़ी में वापस आकर काले कपड़े पहने एक इंसान ने सूचना दी, दूत,
उन्हें सुरक्षित रूप से वापस जागीर में पहुंचा दिया गया है। हमने ठगों को पकड़ लिया है, क्या हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए या? गाड़ी के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, उन्हें मार डालो। घर वापस आकर शांग मिमी ने अपनी जीती हुई रकम गिनी। अपने शुरुआती 500 के निवेश को घटाने के बाद उसके पास 1500 थे। अगर दूध से हुई मुठभेड़ ना होती तो यह एक शानदार दिन होता। यह तो बस थोड़ी सी रकम है, इसमें क्या बड़ी बात है? याओ यांग बड़बड़ाया। मैं तुम्हें जुआ खेलने के लिए बाहर नहीं ले गई थी, उसने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें धोखेबाजों के बारे में सिखा नहीं रही थी, ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझे? ये लो, ये 500 रुपए तुम्हारे जिंगूर उधार लेने के लिए है। तुम्हारे सेनापति की मौत बेकार नहीं हुई। याओ यांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच उसके साथ पैसे बांट रही है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर ही रही क्योंकि उसने उसके हाथ से नोट वापस छीन लिया। तुम इतने छोटे हो, इतनी पैसा अपने पास रखने के लिए? मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगी। जब तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दोगे तब मैं इसे वापस कर दूंगी। याओ यांग दिन भर के उतार चढ़ाव से इतना भावनात्मक रूप से थका हुआ था कि वह बहस नहीं कर सका। यह लेडी हद से ज्यादा थी। उसने उसे वही करने दिया जो वह चाहती थी। वह अपनी बहन से मिलने गया और उसे सब कुछ बताया। जियाओ हैरान रह गई। क्या उसने सचमुच तुम्हें शाही रक्षक दूत से बचाया? क्या वह उस निर्दयी हत्यारे से नहीं डरती थी? हाँ, याओ यांग ने पुष्टि की। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि वह उसे जानती है और यह सब मेरे फायदे के लिए एक नाटक था? असंभव, जावे ने धीरता से कहा। वह दूत सम्राट के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक है। हमारे दादा दादी भी शायद उससे इज्जत नहीं पाएंगे। शांग परिवार की एक कंकोबाइन की बेटी उसे कैसे जान सकती है? याओ यांग की कल्पनाएं फिर से बेकाबू हो गई। क्या पता उनका कोई सीक्रेट रिश्ता हो? यह भी असंभव है। जावे ने तर्क दिया। अगर ऐसा होता तो वह हमारे परिवार में उसकी जगह शादी क्यों करती? दूत से शादी करना कहीं बेहतर होता। वैसे वह पुरुष है या स्त्री? उसकी उम्र कितनी है? याओ यांग उस याद से कांप उठा। वह एक आदमी है, लंबा और प्रभावशाली, लेकिन मैं उसकी उम्र नहीं बता सकता। उसने अनुमान लगाया था कि दूत अपनी इज्जत दांव पर लगा देगा। मखौटा पहन रखा था। मैंने उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। जावे ने एक पल सोचा, शायद हमारे परिवार के लिए, इसीलिए उसने हमें एहसानमंद महसूस कराने के लिए तुम्हारी रक्षा करने का नाटक किया। बस यही बात है। याओ यांग ने कहा। तुम कितनी समझदार हो बहन, यही बात होगी। उसने मुझे 500 तायल देने का वादा किया और मेरे हाथ में पैसे आने से पहले ही मुकर गई। कितनी धोखेबाज है। और उस बेचारे विद्वान का क्या हुआ? जावे ने पूछा। वह कैसा था? एक ताक जाक करने वाला, याओ यांग ने बिना झिझक के कहा। जियावे चुप रह गई। उसे अपने भाई से नहीं पूछना चाहिए था। सौतेली माँ कोई भोली नहीं थी। वह घर संभाल सकती थी, गली के ठगों से निपट सकती थी और दूत के सामने भी शांत रह सकती थी। उनके दादा दादी के चले जाने के बाद वह जानती थी कि उसे बहुत सतर्क रहना होगा। भाई, कल वह अपने परिवार से मिलने के लिए 3 दिन की अपनी प्रथागत यात्रा पर जा रही है। हम उसके साथ जा रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि वह असल में क्या है। अगले दिन शांग मिमी एक बुरे सपने से जागी। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसने फिर से अपने ओरिजिनल शरीर की माता कंको बांजाओ का सपना देखा। ओरिजिनल शांग मिमी शौक से मर गई थी, जिससे उसे उसका शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन वह अब भी यह नहीं समझ पा रही थी कि अपने कंको बांजाओ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या क्यों की। इस बात को झटकते हुए उसने अपनी दासी से तैयार होने में मदद ली। रीति रिवाज के अनुसार शादी के तीसरे दिन नई दुल्हन अपने परिवार से मिलने जाती है। उसकी दासी ने विनम्रता से सुझाव दिया कि वह यंग मार्किस के लौटने का इंतजार करे ताकि अकेले जाने की शर्मिंदगी से बचा जा सके। कोई बात नहीं, शांग मिमी ने कहा। हम आज ही जा रहे हैं। राजधानी में सभी जानते हैं कि मेरे पति यह नहीं है, तो शर्मिंदा होने की क्या बात है। वैसे भी मुझे आज कुछ काम निपटाने हैं। जब वह रथ के पास पहुंची तो उसने देखा कि निंग याओ यांग और
निंग जियावे पहले से ही अंदर बैठे हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? याओ यांग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हम अपने पिता की ओर से आपके साथ आए हैं, इस पर भावुक मत होइए। शांग मिमी ने उस शरारती बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चिंता से जियावे की तरफ देखा। जियावे, प्यारी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? उसे ठीक देख कर शांग मिमी ने उन्हें वापस भेजने का ख्याल छोड़ दिया। ठीक है, सारा दिन घर में बंद रहना अच्छा नहीं है। तुम शांग परिवार के घर मेरे साथ खाना खा सकती हो। वह जानती थी कि वे शायद कुछ शरारत कर रहे हैं, लेकिन किसी का साथ होना उतना अच्छा नहीं था। बुरी बात, आधे रास्ते में उसने गाड़ी रुकवा दी। उसे किसी दुकान से कुछ खरीदना था। फार्मेसी मिली। तुम दवाइयाँ किस लिए खरीद रही हो? याओ यांग ने संदेह से पूछा। तुम्हारे काम की बात नहीं है, उसने जवाब दिया। फिर वह फार्मेसी में गई और कई महंगी जड़ी बूटियां मंगवाई। उसने अपनी नौकरानी को उन्हें 2 पैकेटों में बांटने को कहा, एक शांग जागीर के लिए और एक मार्किस की जागीर में वापस ले जाने के लिए। गाड़ी से याओ यांग ने फुसफुसाते हुए कहा, बहन, क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें मारने के लिए कोई महंगा जहर खरीदा है? कहते हैं कि दुष्ट सौतेली माएँ ऐसा ही करती है। मुझे शक है, जावे ने जवाब दिया। अगर वह जहर खरीद रही होती तो वह ड्राइवर और नौकरों के सामने इतनी खुलेआम ऐसा नहीं करती। क्योंकि वह एक्यूपंक्चर जानती है, तो शायद उसे कुछ दवाइयों की भी जानकारी होगी। जड़ी बूटियां खरीदना उसके लिए स्वाभाविक है। याओ यांग को लगा कि यह सच है। कोई सौतेली माँ इतनी बेशरम नहीं हो सकती। फिर भी उन्हें सावधान रहना होगा। जल्द ही गाड़ी शांग जागीर के पिछले द्वार पर रुक गई। इसका क्या मतलब है? याओ यांग ने पूछा। आप हमें पिछले दरवाजे से ले जा रही है? हम चांगरेन के मार्किस के सम्मानित पोते पोती है। हम पिछले दरवाजे से चुपके से अंदर नहीं आते। शांग मिमी ने उससे कहा कि उसे एक छोटा सा काम करना है और उन्हें ड्राइवर के साथ सामने वाले गेट पर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसा ही वह उसकी नौकरानी अंदर गई, याओ यांग ने अपने हाथ मलते हुए कहा, इतनी सीक्रेट क्यों? अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपका पीछा करूं, तो इससे मेरी और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बहन, चलो देखते हैं कि वह किस तरह की मुसीबत में फंसने वाली है। जियावे भी एक्साइटेड थी। सौतेली माँ कभी भी नियमों का पालन नहीं करती थी। शांग मिमी एक जर्जर आंगन में गई, एक पुरानी चाबी निकाली और अंदर चली गई, धीरे से पुकारते हुए, एंजे। एक पल बाद खाली आंखों और बिखरे बालों वाला एक हैरान सा दिखने वाला लड़का घर से बाहर निकला। यह असली शांग मिमी का सगा भाई शांग एंजे था। वह बचपन से ही होशियार और समझदार था और अपनी बहन के बहुत करीब था, लेकिन अपनी माँ की मौत के सदमे ने उनके दिमाग को चकनाचूर कर दिया था, जिससे वे लगातार कंफ्यूजन की सिचुएशन में रहने लगे थे। मानसिक रूप से विकलांग बेटे के होने की शर्मिंदगी के डर से उनके पिता ने बिना किसी इलाज के उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। शांग मिमी ने जब उनका शरीर संभाला तो उनके पास चिकित्सा का ज्ञान तो था, लेकिन उचित दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उनका मामूली एक तायल मासिक भत्ता केवल पर्याप्त था। उन्हें जिंदा रखने के लिए बहुत कम संसाधन थे। हालांकि वह उसका सगा भाई नहीं था, फिर भी वह उसके प्रति जिम्मेदारी महसूस करती थी। उसकी देखभाल करने के लिए उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छे रहो एंजे, मुझे तुम्हारी नब्ज देखने दो, उसकी दासी ने आह भरी। चौथे लॉर्ड की हालत बहुत खराब है। अब जब तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे शक है कि कोई उसे ठीक से खाना खिला रहा होगा। चिंता मत करो, शांग मिमी ने कहा, उसकी जिंदगी अब बेहतर होने वाला है। उसे पूरा भरोसा था कि वह या तो उसे मार्किस की जागीर में अपने साथ रहने के लिए ला सकती है, या अपनी नई हैसियत का इस्तेमाल करके शांग परिवार पर दबाव डाल सकती है कि कम से कम उसे खाना तो मिले और उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। वह दरवाजे की दरार से झांक रहे 2 छोटे जासूसों से भली भांति परिचित थी और मन ही मन मुस्कुराई। याओ यांग ने हैरानी से फुसफुसाया, बहन, मुझे लगता है कि वह सच में लोगों को ठीक कर सकती है। देखो, वह सुइयों से कितनी कुशलता से काम कर रही है। उसने इस लड़के के लिए ये महंगी जड़ी बूटियां जरूर खरीदी होंगी। उन्होंने नौकरानी को दवा तैयार करते हुए पाया और पूछा कि लड़का कौन है? यह चौथे लॉर्ड है, हमारे मालकिन के सगे भाई। नौकरानी ने धीमी आवाज में बताया, जब से उनकी माँ की मौत हुई है तब से वह ऐसे ही है। परिवार में कोई उनकी परवाह नहीं करता। अगर हमारी मालकिन ना होती तो वह इतने दिन जिंदा न रह पाते। अब अगर आप मुझे अनुमति दे तो मुझे उनकी दवा बनानी है।
दोनों बच्चे वहीं खड़े रहे, उनके दिमाग चकरा रहे थे। कोई पिता नहीं था जो उनकी परवाह करता, एक माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। पता चला कि उनकी दुष्ट सौतेली माँ की हालत उनसे भी बदतर थी। बहन, याओयांग ने धीरे से कहा, शायद वह उतनी बुरी नहीं है, वे दोष ढूंढने आए थे। लेकिन उन्हें सहानुभूति महसूस करने का एक कारण मिल गया। थोड़ी देर बाद शांग मिमी धैर्यपूर्वक अपने भाई को दवा पिला रही थी। तभी एक रुमाल ने उसके माथे से पसीना पोंछा। उसने मुड़कर दोनों बच्चों को देखा। देखो तो जरा, क्या तुम दोनों सच में मेरी मदद कर रहे हो? अब और अपमान नहीं, याओयांग ने रूखेपन से कहा। मुझे बस डर था कि पसीना तुम्हारी आंखों में चला जाएगा और तुम उसे गला घोंट दोगी। शांग मिमी मुस्कुराई। शुक्रिया, यह एक बड़ी सफलता है। तभी उसके भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, माँ को बचाओ, कोई माँ को चोट पहुंचा रहा है, किसी ने उसे कुएं में ढकेल दिया है। इससे पहले कि शांग मिमी उसके थोड़े से ज्ञान की खुशी को समझ पाती, उसके शब्द उस पर मानो किसी भारी बोझ की तरह आ गिरे। शांग शांग एजे कावर। फिर वह वापस अपनी खामोश स्तब्ध अवस्था में लौट गया। शांग मिमी ने आह भरी। शांग एंजे ने दर्द से एक और चीख निकाली और अपने हाथों को पकड़ लिया। उसका सिर घूम गया और फिर वह वापस अपनी पुरानी हालत में लौट गया। महंगी दवा ने कम से कम एक पल के लिए तो असर किया था, लेकिन उसने जो कहा वह बहुत परेशान करने वाला था। अगर उनकी माँ की हत्या हुई थी तो क्या एंजे की हालत भी किसी साजिश का नतीजा हो सकता है? अगर उसे सच पता चल गया तो पूरी तरह ठीक होते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी उसका इलाज ना करना ही बेहतर है, उसने फैसला किया। उसकी हालत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उसने जल्दी से अपनी नौकरानी को बाकी जड़ी बूटियों का काढ़ा ना बनाने के लिए कहा। यह कहते हुए सही नुस्खा नहीं है, लेकिन वह ठीक होता हुआ लग रहा था। याओयांग ने उलझन में कहा, इतनी महंगी दवा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझे बेफजूल खर्ची कहती हो, लेकिन तुम ही तो बेफजूल खर्ची कर रही हो। शांग मिमी उन्हें कमरे से बाहर ले गई। तुम्हें क्या पता, चलो चलते हैं। शांग परिवार के पास बहुत सारे रहस्य थे, बच्चों को इसमें शामिल न करना ही बेहतर था। आंगन को ताला लगाने के बाद उसने उन्हें मार्किस की जागीर में वापस जाने के लिए कहा। याओयांग ने मना कर दिया। क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हारे परिवार के घर पर हंगामा करेंगे और तुम्हें शर्मिंदा करेंगे? हाँ, उसने सपाट आवाज में कहा और एक सेवक को उन्हें सुरक्षित वापस ले जाने का आदेश दिया। याओयांग चौंक गया, लेकिन चावे ने उसे पीछे खींच लिया। अगर हमारा स्वागत नहीं हुआ तो चलो चलते हैं। उनके जाने के बाद शांग मिमी आखिरकार शांग के मेन घर में दाखिल हुई। उसके पिता ने भव्य स्वागत की जिद की थी, इसीलिए उसकी सौतेली माँ मैडम शांग और उसकी सौतेली बहन शांग लेयर मेन हॉल में इंतजार कर रही थी। माँ शांग लॉयर ने शिकायत की कि यंग मार्किस अभी तक वापस नहीं आई है। शायद वह नहीं आ रही है। क्या हम यहाँ पूरे दिन इंतजार करेंगे? बस थोड़ी देर और, मैडम शांग ने शांत आवाज में जवाब दिया। तभी शांग मिमी रेशमी कपड़े में सजी धजी अंदर आई। मैडम शांग ने एक स्नेही माँ होने का दिखावा किया और उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। दूसरी बहन शंगालुएर ने हैरानी से कहा, तुम सच में अकेले वापस आई हो? शांग मिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दुल्हन के लिए अपने परिवार से मिलने का दिन है। क्या फर्क पड़ता है अगर यंग मार्किस यहाँ नहीं है या आप मुझे देख कर खुश नहीं है? बड़ी बहन शांगलुएर हैरान रह गई। इतना घमंडी कि वह गुस्से से बोली, क्या हुआ अगर उसने मार्किस परिवार में शादी कर ली? वह तो बस अकेली ही बिस्तर पर लेटी है। मैडम शांग ने बीच में कहा, मिमी, तुम अपनी बहन को गलत समझ रही हो। वह तो बस तुम्हारे बारे में चिंतित थी। आखिर कहते हैं ना, दुल्हन थी। अकेले लौटना एक बुरा शगुन होता है, एक अकेले और वैवाहिक जीवन का संकेत होता है। शांग मिमी ने मन ही मन आह भरी। उसने फिलहाल उनकी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे अभी भी कुछ मामलों की जांच करनी थी और वह अभी उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। अचानक दरवाजे से एक घमंडी आवाज गूंजी। कौन कहता है कि वह अकेली है? मैं और मेरी बहन अपनी सौतेली माँ के साथ है। ये सब अकेलेपन और उदासी की बातें क्यों? सबने मुड़कर देखा तो खूबसूरत कपड़े पहने जुड़ छोटे भाई बहन हाथ में हाथ डाले अंदर आए। शांग परिवार हक्का बक्का रह गया। शांग मिमी देखती रह गई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या ये मेरी रक्षा कर रहे हैं? शांगलुएर सबसे ज्यादा हैरान थी। यह कैसे मुमकिन है? अफवाहों में तो कहा गया था कि मार्किस के बच्चे बहुत खूंखार है। ये तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? निंगियायु की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या हमारा स्वागत नहीं है? अब हमारे परिवार रिश्तेदार है, हमारा आना तो बनता ही है।
क्या शांग परिवार हमें देखकर ना खुश है? बिल्कुल नहीं, मैडम शांग ने झटपट आगे बढ़कर कहा। आपके जाने से हमें बहुत सम्मान मिला है, छोटे मालिक और छोटी मालकिन। कृपया हमारे खराब स्वागत के लिए माफ करें। कोई चाय लाओ। निंगियाओ सम्मान की सीट पर बैठ गई। देखते हैं आपके पास किस तरह की चाय है। मैं यही बैठूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि कोई मेरी सौतेली माँ को परेशान करने की कोशिश करे। निंग जावे ने मैडम को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। खुद को दादी कहलाते हुए सुनकर मैडम शांग को अफसोस हुआ। शायद उन्हें अपनी बेटी की बात नहीं माननी चाहिए थी। इस लड़की ने पहले ही दिन घर पर अपना अधिकार जमा लिया था और अब बस 3 दिनों के बाद बच्चे उसे सौतेली माँ कहने लगे थे और उसकी रक्षा करने लगे थे। शांग मिमी तमाशा देखते हुए खांसते हुए बोली, कृपया उन्हें माफ कर दे, ये दोनों कुछ ज्यादा ही चिपके रहते हैं। मैंने उन्हें आने से मना किया था लेकिन वे जिद पर अड़े रहे। शंगालू दंग रह गई। यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक कंकोबाइन की बेटी है, एक सौतेली माँ की। उसे तो झुकना और गिड़गिड़ाना चाहिए था। वह सुखमय अंत उसे क्यों मिल रहा है जिसे मैंने ठुकरा दिया? उसने और हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए दूसरी बहन। अगर मैं अपनी शादी के दिन बीमार न पड़ी होती तो तुम्हें कभी मार्किस परिवार में शादी करने का मौका न मिलता। शांग मिमी के जवाब देने से पहले ही निंग याओयांग ने चिल्लाकर कहा, इसका क्या मतलब है? तो क्या हमारी फैमिली से आपकी सगाई हुई थी? शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे जैसी बदसूरत औरत मेरी सौतेली माँ बनना चाहती है। तुम तो बस एक ही काम कर सकती हो, हमारे घर में रहने लायक बनना चाहती है तो वह मेरे जूते पॉलिश कर रही है। इस अपमान ने शांगालू को अपने पिछले जिंदगी की याद दिला दी जहाँ उसे उसी घर में अपमानित और शक्तिहीन होना पड़ा था। शांग मिमी के वर्तमान अधिकार की तुलना में उसने अपना आपा खो दिया और निंग याओयांग पर झपटी। लेकिन शांग मिमी ने हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्किस के वारिस पर हमला करने की? शंगालू होश में आई और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नहीं किया, उसने पहले मेरा अपमान किया। वह झूठ बोल कर बात को टालने की कोशिश करते हुए रोई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी बेशर्मी से झूठ बोलोगी, शांग मिमी ने ठंडे आवाज में कहा। अगर मैंने तुम्हें ना रोका होता तो तुम्हारा हाथ मेरे बेटे के चेहरे पर पड़ता। चांगरेन का मार्केस सर्वोच्च श्रेणी का एक नोबेल घराना है। ये बच्चे भले ही छोटे हो लेकिन तुम जैसे लोग इन्हें छू भी नहीं सकते। अपनी सौतेली माँ को फिर से अपना बचाव करते देख निंग याओयांग का विद्रोही हृदय और भी नरम पड़ गया। मैडम शांग ने देखा कि उनकी बेटी क्लियरली गलत थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी नौकरानियों को आदेश दिया, बड़ी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, वह बकवास कर रही है, उसे उसके कमरे में वापस ले जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन शांग मिमी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। रुको मैडम, शांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह बस एक गलतफहमी थी। तुम जानती हो कि लारे बीमार है। शांग मिमी ने मुस्कुराहट नहीं दिखाई। यह सबने उसे मेरे बेटे पर हमला करने की कोशिश करते देखा है। मुझे लगता है कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मैडम शांग हालांकि चिढ़ गई थी, जानती थी कि वह कमजोर सिचुएशन में है। तुम्हें किस तरह का स्पष्टीकरण चाहिए? मेरा एक नौकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा जैसे को तैसा। यही मेरे नए परिवार का नियम है। शांग मिमी तुम पागल हो, शांग लॉरे चीखी। तुम बस एक अस्थायी दुल्हन हो, एक कंकोबाइन की बेटी। तुम्हें क्या हक है मुझे यह बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए? उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि शांग मिमी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर सोचती हूँ मैं खुद कर लूंगी, यह मेरे बेटे के लिए था। तुम्हें सम्मान करना सीखना होगा। शांग लॉरे ने अपने जलते हुए गाल को पकड़ लिया। तुमने मुझे मारा। इसके जवाब एक और जोरदार थप्पड़ से मिला जिसने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। और यह तुम्हारी माँ के लिए था, तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाने के लिए। आपको लगता है कि आप विकल्प दुल्हन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा चेहरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा चेहरा देख सकते हो? मार्किस की पत्नी का अपमान करने 8 साल की सजा है। अपना सबक याद रखो वरना मुझे तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। शांग मिमी ने मासूमियत से भरी शक्ल में मैडम शांग की तरफ देखा। सौतेली माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं तो बस उसे अनुशासन सिखाने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। इस बार उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन अगर उसने किसी और को नाराज किया तो नतीजे इतने हल्के नहीं होंगे। मैडम शांग गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन उन्हें बस मुस्कुराना पड़ा और अपनी बेटी को ले जाना पड़ा।
उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। शांग मिमी ने न सिर्फ अपने ससुराल वालों और बच्चों का दिल जीत लिया था, बल्कि मैडम शांग का एक ऐसा धूर्त और निर्दयी रूप भी उजागर कर दिया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें अदला बदली के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। मामला सुलझ जाने पर शांग मिमी ने कहा कि वह अपनी जन्म देने वाली माँ की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है। मैडम शांग मान गई क्योंकि कोंकाबान जाओ की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया था, इसीलिए उन्हें मनहूस माना जाता था और उन्हें परिवार के पैतृक भवन में भी जाने की इजाज़त नहीं थी। उनकी तख्ती एक छोटे से सुनसान आंगन में रखी थी। अगरबत्ती जलाने के बाद शांग मिमी ने मैडम शांग से पूछा, सौतेली माँ, एंजे कैसा है? उम्मीद है मेरे जाने के बाद कोई उसकी देखभाल कर रहा होगा। बड़ी चतुराई से झूठ बोला, चिंता मत करो, एंजे बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दिन में 3 बार खाना देती हूँ और मैं तो उसके लिए एक नौकर भी रखने की प्लानिंग बना रही हूँ। शांग मिमी ने उन्हें टोका नहीं। एंजे को अपने कमरे में अजनबी पसंद नहीं है। शायद मैं उसे कुछ दिनों के लिए मार्किस की जागीर में ले जाऊं और खुद उसकी देखभाल करूं। इससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। मैडम शांग घबराकर मना करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। आप अपने परिवार को साथ लाना ठीक नहीं लगेगा। इसके अलावा वह शांग परिवार का बेटा है। हम उसे इस हालत में दूसरों को परेशान करने नहीं दे सकते। शांग मिमी ने इस पर जोर नहीं दिया। फिलहाल मैडम शांग को उनकी नई सिचुएशन याद दिलाना ही काफ़ी था ताकि एंजे के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार किया जाए। तभी एक नौकर ने सूचना दी कि उसके पिता लौट आए हैं और खाना तैयार है। खाने के दौरान उसके पिता निंग याओयांग की चापलूसी कर रहे थे जो उसके खुशामद भरे स्वभाव का स्पष्ट प्रदर्शन था। शांग मिमी अब इन दोनों बच्चों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बखूबी जानती थी। तभी उसके पिता ने सख्त चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम जहाँ से आए हो। अब जब तुमने अमीर घराने में शादी कर ली है, अहंकारी मत बनो। तुम्हें वह वेयर करना चाहिए। उन दोनों बच्चों से ऐसे शादी कर ली है जैसे वे तुम्हारे अपने हो और दिखावा मत करो, वरना मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगा। उसने जानबूझकर बच्चों के सामने ये कहा ताकि खुद को उनका रक्षक बताकर उनका दिल जीत सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही निंग याओयांग ने मेज पर हाथ पटक दिया। तुमने अभी क्या कहा? मैं और मेरी बहन तो यहाँ सिर्फ अपनी सौतेली माँ के सम्मान में खाना खा रहे हैं और तुम उन्हें सबक सिखाने की धमकी दे रहे हो। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।